हाँ, अनुवाद खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म होगा। चलो, गुड मॉर्निंग। कोई बात। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए, तो आज हमारा अनुपात वाला अध्याय खत्म होना है। अच्छा, हमने पहले दिन जितने सारे बच्चे आए थे, हमने आपको एक अपना प्रोग्राम नोट कराया था। मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में जरा बताइए, अनुपात के बाद कौन सा लेसन हमने नोट कराया है? औसत। तो अपना कल अध्याय होगा औसत का, और हो सकता है आज ही हम औसत का अध्याय शुरू करा दें। आज आपको टेस्ट मिल गया होगा, और जिनने कलेक्ट नहीं किया है सुन लो, सब लोग सामने सुने। हर हाल में इकोनॉमिक्स का टेस्ट आप कलेक्ट कर लीजिएगा। बाद में आप एग्जाम टाइम कहेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी पीएससी जैसी परीक्षाओं में बदल बदल कर पूछे गए हैं। इसीलिए किसी की बातों में लग करके टेस्ट तो कतई गोल नहीं करना है आपको। हमने आपसे पहले कह दिया है कि 3 महीना तन मन धन सब कुछ आपका 3 महीने के लिए केवल एग्जाम के लिए है। सुन रहे हो? तो आपको अब हम 2 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में खत्म नहीं हो पाया तो 3 दिन हम आपका टेस्ट लेकर के चलेंगे अर्थशास्त्र का। यानी कल से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा हल करना, और आपको घर से हल करके लाना है। अब हल करके, अब आप कहेंगे कि सर घर से हल करने का मीनिंग क्या है? दिक्कत यह है कि अगर यहां पर कोई क्वेश्चन हम देते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। आंसर समझ में आना सेकेंडरी मैटर है। सुन रहे हो? आज नहीं पढ़ना है, पढ़ना है ना? तो आंसर समझ में आना एक दूसरा मैटर है, लेकिन पहले हमें क्या समझ में आए कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा, दिक्कत यह है कि अगर हम इतना टाइम यहां क्वेश्चन समझने में देंगे कि आप बार बार उसे 4 बार पढ़ें, तो फिर हम कभी कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट को घर में पेपर दिया जाता है कि आप क्वेश्चन को, आंसर को, चारों ऑप्शन को आप घर से पढ़ के आए। आप इससे आंसर आपसे बने या ना बने ये मैटर अलग है, लेकिन कम से कम ये पता रहेगा कि पूछा क्या गया है, और हमें फिर एक्सप्लेन करने में हमारा समय बच जाता है। समझ में आ रही बात? इसलिए आज आपको टेस्ट ले जाना है। आज ही कम से कम 500 क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको घर में लगाना है। गलत आंसर आपको टिक नहीं करना है। जो आप सर्च कर सकते हैं वैसा आपको करना है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम अनुपात का लेसन जो लास्ट हमारा बचा हुआ है। अच्छा, जीके में आपका टॉपिक बताओ जरा, अपने प्रोग्राम के अनुसार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या है? इंडियन हिस्ट्री। बोलो यार। ये प्रोग्राम एक जन हम जो ने बनाया था उस दिन, वो हमें दे देना तो हम नोट कर लेंगे, ठीक है? और इसमें टिक करते जाए, अपने रिपोर्ट कार्ड में आप टिक करते जाएं कि आप क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आज गर्मी ज्यादा है क्या? आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। चलो, कितने नंबर क्वेश्चन करना मन को? चलो, ये कूलर चालू है ना यार, इसको बंद कर दो। चलो, सब लोग सामने देखें।
वो कॉन्सेप्ट को समझें। सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, सवालों में दिक्कत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, हमारा कहना आपसे ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 लोग थे या 3 लोग थे या 4 लोग थे, लेकिन हमारे पास मुद्दा कोई एक था। जैसे हम या तो उनकी एज को बांट रहे थे या उनके पैसे को बांट रहे थे या उनकी जमीन को बांट रहे थे। ओवरऑल हमारे पास मुद्दा कैसा था, हाँ ना, और हमें उसका अनुपात दिया रहता था, हमें उसका रेशो दिया रहता था। समझ में आ रही बात? जैसे कई बार ऐसा हुआ कि हमें पैसा बांटना है और पैसे का अनुपात इतना इतना है। समझ में आ रही बात? ये नहीं आ रही है? अब अगले बार उनकी आयु का अनुपात आ गया, तो हमारे पास अभी तक ये था कि हमारे पास लोग भले ही 2 थे या 3 थे या 4 थे। ओके, लोग भले हमारे पास 2 थे 3 थे या, लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो एक ही था, किसी एक चीज का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, किसी एक चीज का हम डिवाइडेशन, हाँ या ना। लेकिन अब यहां पर मामला 2 है। यहां पर मामला 2 कैसे है? यहां पर मुद्दा आता है, आप ध्यान देंगे कि हमारे पास सबसे पहली बात आएगा कि लोग हैं 2 या 3, सुन रहे हो, और इनके मुद्दे 2 हैं। ये एक है आय का अनुपात और एक है, नहीं आ रही बातों में, जबकि अभी तक के सवालों में हमने क्या किया, किसी एक चीज का ही अनुपात हमने निकाला है, नहीं निकाला है, हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? तो अगर इनने कह दिया 1:2:3 है और वह का अनुपात कह दिया 3:4 है, क्या कह दिया? अरे क्लियर है? अब यहां पर बात यह आती है कि अगर हम x मानते हैं, किसी फैक्टर को हम x मान लेते हैं, तो x को या तो हम i का फैक्टर मानेंगे या फिर, हाँ या ना। तो i में यदि हमने x मान लिया तो y में हमें, सॉरी, व्यय में हमें y मानना पड़ेगा। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? अरे क्लियर है? हमें व्यय में y मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, जब यहां पर हम x वेक्टर लेके चलेंगे तो यहां पर y वेक्टर लेके चलेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आखिर यहां x क्यों और यहां y क्यों, हाँ ना, कि अभी तक के सवालों में तो अपन ने ओनली x माना है। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अभी तक कोई एक ही चीज हमारे सामने रहती थी, चाहे आय का अनुपात हो या आप व्यय का अनुपात दे दो या आप आयु का अनुपात दे दो, कोई एक चीज का ही हम रेशो निकालते थे। पक्का? कोई दिक्कत है? लेकिन अब हमारे पास 2 रेशो हैं, एक साथ हैं, और दोनों रेशो को आया कब होगा रेशो? अरे रेशो तब आया होगा जब हमने संख्याओं को काटा होगा, हमने संख्याओं को, अरे क्लियर है? तो संख्याओं को काटने के बाद, संख्याओं को काटने के बाद जो बचा होगा उसे हमने रेशो कहा होगा। अच्छा, ओवरऑल क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? कि हमारे पास मटेरियल 2 है तो फैक्टर भी 2 होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं विलोपन विधि। हम लेप्स करने वाली मेथड कहते हैं। देखें जरा, सारे लोग सामने देखें, जिनसे आती है वो सुने और जिनसे नहीं आती बहुत ध्यान से सुने। ये मेथड यहां भी लगना है और आने वाले सवालों में भी लगना है।
ये हर अध्याय में यूज होना है। ओके, इसीलिए हमने इन सवालों को आज के लिए रोक लिया था। क्या होता है, एक जब कभी दो इक्वेशन, दो समीकरण हमारे सामने ऐसे आ जाएं जिनमें दो फैक्टर हो, जैसे किसी ने हमसे कह दिया कि x धन y बराबर 12, क्या कह दिया? अरे क्लियर है? और कह दिया x ऋण y बराबर 7, क्या कह दिया? एक्चुअली ये दो घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है? x धन y बराबर, सुनाई नहीं दिया? ये आज अच्छे से समझ लो, क्योंकि अभी आएंगे नाव धारा के साथ थोड़े 1-2 लेसन 3 लेसन के बाद। वहां पर हम बार बार एक बार कोई मेथड समझा देंगे, हम दोबारा नहीं समझाएंगे। आप भले ये कहें सर हमसे नहीं बन रहा, नहीं बने तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि एक बार हम देखो दिल खोल कर समझा देते हैं। सुन रहे हो? तो आप देखें, चूंकि हमें पता है कि एक से एक जुड़ता है वाई से, उस संख्या से, हाँ है ना? तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो x से y कभी नहीं जुड़ेगा। अच्छा, एक हमारे पास ऑप्शन बचता है, क्या? पक्षांतर। क्या बचता है? अगर हम x को यहां ले जाएं तो 12 के साथ नहीं जुड़ेगा, अगर हम y को ले जाएं तो 12 के साथ नहीं जुड़ेगा। यानी ओवरऑल यदि हम कहें कि x धन y बराबर 12, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आ रही है। तो हम इसे कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2। पक्का? अच्छा, अब इन समीकरण को आपको या तो जोड़ना है या घटाना है। नहीं आ रही बातों में? आपका 2 ऑप्शन है, या तो आपको जोड़ना है या आपको, अरे क्लियर है? अच्छा, जोड़ना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 15 मिनट मेथड चलेगी, बड़े आराम से सुनना, हर जगह काम में आएगी। आप सुन रहे हो? चलिए देखें भैया, यार इन लोगों को टोको यार, कोई क्यों? बंटी भैया, बंटी भैया कहां है? ये लोग कितने टाइम में चले आते हैं यार। यहां देखिए, अब यहां पर हमें किसी एक को लैप्स करना है, किसी एक को खत्म करना है। या तो x खत्म हो जाए और या फिर, हाँ या ना? या तो x खत्म हो जाए या फिर, अच्छा यदि x खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? y बचेगा। अगर y खत्म हो जाए तो, और अगर एक कोई खत्म हो जाए तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। भाई x खत्म हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, और y खत्म हो जाए तो वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? बस यहां देखें आप, अब यहां पर अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, क्या कर दें? अगर दोनों समीकरणों को हम जोड़ दें तो समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो? लेकिन अगर जोड़ने की जगह क्या कर दें? सुनाई नहीं दिया? तो गणित का नियम है कि जब भी आप किसी चीज को घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाए, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह, अरे क्लियर है? यानी अभी x काय का है, काय का होगा, अभी काय का है, काय का होगा, 7 काय का है, काय का होगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप संख्याओं को, समीकरणों को घटाएंगे। ऐसा कब होगा? सुन रहे हो? लेकिन अब आप कहोगे सर कि आप ये बताएं हम कब जोड़ें और कब घटाएं। सुन रहे हो? कब जोड़ें हो? अब देखिए, अगर आप जोड़ने पर लेते हैं तो x और x 2x हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? और अगर आप चाहते हैं कि x क्या हो जाए, खत्म, x क्या हो जाए, तो फिर आपको लेना है घटाने पर
काय बार? अब घटाने के पीछे आपका मकसद क्या है? घटाने के पीछे आपका मकसद है कि इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब क्या होगा? ये धन का x और ऋण का x खत्म हो गया कि नहीं हो गया? ये धन के y, ये धन के y कुल मिला के, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बातों में? आ रही है? देखें अब यहां पर 12 में से 7 गए, बचे हैं हाँ या ना? सवाल हमने मन से बना के लिखा हुआ था। अब देखिए यहां ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कट रही है, तो अब y का मान कितना आएगा? बटे 2 आएगा। कितने हो गए? 3। सुन रहे हो? तो y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दो। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? चलो आप देखें और देखें आप। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है यार, हम खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे। देखें अगला, अब मान के चलते हैं हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आता है। अभी आपने एक बात देखी थी, x भी इक्वल था और y भी, यानी हम चाहे तो x को बराबर कर देते, चाहे तो हाँ या ना? हम चाहते तो x को बराबर कर देते, चाहे तो हाँ या ना? लेकिन अब हम एक ऐसा इक्वेशन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 2x धन 3y बराबर 18। देखिए मन से बना के लिख रहे, कहीं गड़बड़ भी हो सकती है। और यहां लिख दे रहे हैं 2x ऋण 5y बराबर 12। सुन रहे हो? अच्छा अब लेफ्ट कौन हो सकता है? बोलो। अगर चाहे आप y को जोड़ो तो भी लेफ्ट नहीं होगा, तो चाहे घटाओ तो भी होगा कौन? क्योंकि किसकी क्वांटिटी इक्वल है? हाँ या ना? तो अब हमने देखा कि अगर जोड़ने पर लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अब एक धन का होना चाहिए और एक, तो अब क्या करें? काय पर ले लें? तो ये माइनस हो गया, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ये क्या हो गया? तो ये लेफ्ट हो गए। नहीं आ रही बात समझ में? अब फिर वही बात है, ये कितने हो गए? 8y बराबर 30 हो गए। फिर वही बात, काय की वैल्यू आ गई? बोलो यार। ये धन का है ना? अच्छा ये घट जाएगा, सॉरी ये कितने बचे? 6। पक्का? तो अब आपको ध्यान रखना है, अब y की वैल्यू आएगी बटे 8। अब मान लो कि कंप्लीटली कट गए और यहाँ 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। अब उसका मान कहां रख दो? यहां। पक्का? अब अगर सवाल में ऐसा हो जाता कि जैसे 2x धन 3y बराबर 15, 5x ऋण 3y बराबर 18। अब बताओ लेफ्ट कौन हो सकता है? y हो सकता है? y हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी किसकी बराबर है? y की क्वांटिटी। सुन रहे हो? अब y की क्वांटिटी बराबर है, ये लेफ्ट हो सकता है। लेकिन दिक्कत कहां है? अगर हमने इसे जोड़ने पर लिया तो लेफ्ट होगा, लेकिन अगर धोखे से हमने कह दिया घटाने पर, काय पर? हमने धोखे से क्या कह दिया? अरे क्लियर है? तो घटाने पर क्या होगा? हम कह देंगे माइनस प्लस माइनस, और अब ये भी प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया? अब ये लेफ्ट नहीं होगा, इसलिए हमें घटाने पर नहीं लेना है, हमें काय पर लेना है? सुन रहे हो? तो हम यहां लिख देंगे जोड़ने पर, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। 5 और 2 कितने हो गए? ये जुड़ जाएंगे। 7 कहां जाएगा? नीचे। y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? तो हमने एक सवाल ऐसा पढ़ा जिसमें दोनों इक्वेशन बराबर थे। हमने एक सवाल ऐसा पढ़ा जिसमें दोनों इक्वेशन, अब देखना जरा, x भी बराबर था y भी, यानी चाहते तो x कैंसिल हो जाता, चाहते तो। फिर हमने एक इक्वेशन लिखा जिसमें x की क्वांटिटी इक्वल थी, y की क्वांटिटी इक्वल। हाँ या ना? थक गए हो?
पारस करिएगा, बोलते चलो, ठीक है। हाँ, तो अब अगला हो सकता था कि y की क्वांटिटी इक्वल है x की क्वांटिटी इक्वल, पक्का नहीं आ रही बात समझ में। अब एक सवाल हम ऐसा लिख रहे हैं जिसमें ना x इक्वल है ना y इक्वल है, मतलब ना x लेफ्ट हो रहा है ना y लेफ्ट हो रहा है। ये सवाल याद रखिएगा, अभी सवाल आएंगे। एक वृक्ष पर इतनी मुर्गियां, एक जगह इतनी मुर्गियां हैं, इतनी भैंस हैं, इनके सिरों की संख्या इतनी हो, पैरों की संख्या इतनी। फेवरेट सवाल है और एग्जाम में आजकल आने का प्रचलन है, वहां ये काम में आएगा। सबसे पहली बात तो अच्छा जोरदार माहौल बनाया को, ठीक है। हाँ, अब बताएं क्या लिखा। अब हम कह रहे हैं एक ऐसा ऐसा समीकरण जिसमें ना x इक्वल है, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल 2x धन 3y बराबर 15, और कह दें 3x धन 5y बराबर 18। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। और छोटा कर दो इसे, भैया मन से बना के लिखा है इसलिए इसको बिल्कुल एंथेटिक समझ के मत चलेगा, ये तो हम काम चलाने के लिए अपने मन से लिख रहे हैं, हाँ है ना। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण, हाँ है ना। लेकिन क्या आपने दोनों में एक बात देखी है कि ना तो x लेफ्ट होने की स्थिति में है और ना ही y लेफ्ट होने की स्थिति में है। सुन रहे हो ना, x लेफ्ट होना चाह रहा है ना, अरे क्लियर है, क्योंकि चाहे इनको घटाओगे तो भी लेफ्ट नहीं होगा, इसको घटाओगे तब भी लेफ्ट हो, पक्का। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो आपको देखना चाहिए कि आखिर हमें लेफ्ट क्या करना है। आपको मकसद बनाना होगा कि हमें एक्स लेफ्ट करना है या, सुन रहे हो, हमें एक्स लेफ्ट करना है या, पक्का। अब यदि आपको एक्स लेफ्ट करना है तो आपको एक्स के फैक्टर उठाना है और अपोजिट गुणा कर देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, हाँ है ना। लेकिन अगर आपको y लेफ्ट करना है तो आपको y के फैक्टर उठाना है, कहेंगे आपको y के फैक्टर उठाना है और दोनों जगह गुणा कर देना है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आ रही है, पक्का क्लियर है। तो हमारा कहना यह है, जैसे आपने कह दिया 3 दूनी 6x धन 3 का सब में गुणा होगा, 3 का गुणा पहले काय में 2x में, 3 का गुणा फिर काय में 3y में, और बराबर 3 5 6 15, पक्का। आगे हम बढ़े, हमने कहा 2 का गुणा किया 2 तिया और धन के बराबर कितने, चलिए यह हमारा उद्देश्य था। ये देखो दोनों बराबर हो गए, ये 6x है, ये भी क्या है, अरे क्लियर है। अगर हमने y के फैक्टर को उठाया होता तो y बराबर हो जाता, यानी या तो x बराबर हो जाता ये, हाँ या ना। लेकिन बराबर वही होता जिसका फैक्टर हमने उठा करके गुणा किया है। अब देखें ये दोनों प्लस के हैं, दोनों सेम साइन हैं, और जब दोनों सेम साइन होते हैं तो जुड़ते हैं ना कि घटते हैं, पक्का। अब हमें नीचे वाले का साइन बदलना है, तो क्या लेना है, आवाज नहीं आ रही है, बस। तो आप ये लेफ्ट हो जाएगा, y बचेगा, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू हम कहां रख देंगे, ऊपर। कितने लोग कहते हैं बनेगा, ओके। अब आ जाते हैं गणित पर। अलग अलग सुनिएगा ध्यान से, कभी 2 फैक्टर आएंगे, कभी 1 फैक्टर आएगा। रटना नहीं है बेटा, याद रखना, सुन रहे हो, आपको रटना नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। देखें आप, 2 व्यक्तियों की वार्षिक आय
9:7 के अनुपात में है। दो व्यक्ति हैं। सबसे पहले आप, अगर आपको डाउट आता है कि सर क्या करें, तो हम नाम रख ले रहे हैं ए और बी। क्या नाम रख ले रहे? अरे क्लियर है? आप हमेशा सैद्धांतिक बात करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, आपने कहा इनकी आय का अनुपात, काय का, यानी इनकम का रेशो। सुन रहे हो? इनकी इनकम का रेशो है 9:7। क्या है? उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। अब देखो व्यय का अनुपात कितना है? हमें सुनाई नहीं दिया। अब देखिए, दो रेशो दिए हैं। आदमी दो हैं, 2 होते या 3 होते या 4 होते हैं। अभी तक हमारे पास मुद्दा कितना था? एक, आप आय का अनुपात दे दो, या आयु का अनुपात दे दो, या अंकों का अनुपात दे दो, या जमीन का अनुपात दे दो। सुन रहे हो? लेकिन अब एक ही सवाल में आपको दिया है आय का अनुपात भी हो। अरे क्लियर है? तो जब एक साथ दो चीजें आ जाएं, तो आय में हम मानेंगे एक्स फैक्टर। सुन रहे हो? और हम व्यय में मानेंगे, पक्का? किसी को कोई डाउट है? बस बारीकी से गणित जान लीजिए आप, क्योंकि अगर आप केवल ट्रिक पर आधारित तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आखिर सवाल डिमांड क्या कर रहा है। सुन रहे हो? अब यहां देखें आप, अब यहां पर एक बात आई है कि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है। बचाता कितना है? हाँ या ना? बचत कितनी है? अरे भैया, आप इनकम करते हैं, इसके बाद में आप पैसे को स्पेंड करते हैं, तब तो जाकर के आपकी बचत आती है, आपकी सेविंग आती है। यानी सेविंग कैसे आएगी, बचत कैसे आएगी? आय में से व्यय को घटा दो। आय में से व्यय को। अब देखना, एक की आय कितनी है, एक का व्यय कितना है, बी की आय कितनी है, बी का व्यय कितना है, पक्का? और किताब कह रही है कि ये भी 2,000 बचाता है और ये भी 2,000 बचाता है। क्या कह रहे हैं? पक्का देखो ना, लिखा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए बचाता है। पक्का? अरे क्लियर है? क्या हम ऐसा कर दें, क्या हम ऐसा कह दें कि 9x ये आय है, ऋण 4y ये खर्चा है, बराबर 2,000? जल्दी बताओ। अरे क्लियर है? और क्या हम ऐसा कह दें कि 7x ऋण 3y बराबर 2,000? क्या हम ऐसा कह दें? किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? इसे कहते हैं समीकरण 1 और इसे कहते हैं समीकरण 2। अब ना तो x इक्वल है और ना ही y इक्वल। हाँ या ना? अब देखिए, हमें किसे इक्वल करना है? आपका प्रश्न पूछा गया है, उनकी आय में अंतर क्या है? उनकी आय में, यानी एक्चुअली हमें इनकम निकालना है, और अगर इनकम निकालना है तो हमें एक्स मिल जाए। जोरदार आवाज हो यार। क्या मिल जाए? अगर हमें एक्स मिल जाए तो हमें इनकम मिल जाएगी, और अगर हमें इनकम मिल गई तो हम इनकम का अंतर बता पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें y इक्वल कर देना चाहिए, और y इक्वल हो जाएगा तो बचेगा क्या? पक्का? यानी मन में सोचिए, 3 का गुणा हमें ऊपर करना है और 4 का गुणा हमें। अरे क्लियर है? चलिए यहां पर हम गुणा कर देते हैं। हमने कहा 3 नाम 27x ऋण 3 बराबर, बोलो यार हाँ या ना? अब देखें, 4 का गुणा 7 में, 4 7 28x ऋण
4 दिया 12 वाई बराबर, सॉरी 8,000, सॉरी। पक्का? लेकिन अभी भी कंडीशन क्या आ गई, ये 12 माइनस का, ये भी माइनस का है। अरे भैया दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। इसलिए हम ले लेते हैं घटाने पर। कई बार तो घटाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, ये माइनस हो गया, है ना, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ये क्या हो गया, अब तो ये कितने बचे, माइनस के एक्स, ये खत्म हो गए, और ये माइनस के बचे 2,000, बचे या नहीं बचे? तो अब देखिए ये 2,000 इस तरफ ले आओ, ये एक्स उस तरफ ले जाओ, सो एक्स उस तरफ जाके धन का हो गया, 2,000 इस तरफ आकर के धन का हो गया, तो एक्स बराबर, सुनाई नहीं दिया, एक्स बराबर पक्का, बस यहां रख दो। सो ये हो गए 18,000, ये हो गए 14,000, अंतर कितना आया, 4,000। नहीं आ रही वासु? और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अगला सवाल, अगला सब लोग सामने देखें। जरूरी नहीं कि हर बार आपको 2 फैक्टर मानना पड़े, इसलिए धारणा बना के मत रह जाना कि नहीं सर अब तो 2 ही फैक्टर है, आपने बोल दिया आय और व्यय। कई बार ऐसा जरूरी नहीं। अगर आदमी एक है और मुद्दे भी एक कोई है, सुन रहे हो, लेकिन जब रेशो 2 लोगों का दिया हो तब ऐसा करना। ए तथा बी की आय का अनुपात, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1,000 रुपए अधिक है। अब दो कहीं व्यय की बात नहीं आई, केवल काय की बात आई, आय, हाँ या ना? कह रहे हैं 3 लोग हैं, ए पक्का, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3/2, हाँ या ना? और B/C भी, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है, ये भी 3/2 है और ये भी पक्का, अरे क्लियर है। अब यहां पर हम बनाएंगे श्रेणियां और हम निकालेंगे फाइनल रेशो, निकालेंगे। तो पहले तो फाइनल रेशो निकालो, क्या 9 4 9x 6x 4x। अब कह रहे हैं कोई बात नहीं, एक की आय का 1/3 भाग, एक की आय का 1/3 3x, निकालो। एक की आय कितनी है, 9x का 1/3, 3×3 9, नहीं आएगा, अरे बोलो यार। सी की आय के 1/4 कितना, पक्का, सी की आय के 1/4 भाग, पक्का, से 1,000 रुपया अधिक है, 1,000 रुपया, सुनाई नहीं दिया, 1,000 रुपया पक्का, अरे क्लियर है। अब 1,000 रुपया अधिक है इन द सेंस अंतर 1,000 का है, तो 3x ऋण x बराबर 1,000, 2x बराबर 1,000, तो x बराबर 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, जब x की वैल्यू 500 आ गई सो रख दो, नहीं बनेगा। चलो अगला सवाल, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7। अब यहां 2 फैक्टर नहीं, क्योंकि परिवार कितना है, एक, परिवार एक ही है, मुद्दे 2 है। देखो आय और व्यय का अनुपात 10:7 है, 10x 7x।
यहां पर कोई दूसरा अनुपात नहीं आया। अगर वो कहते कि आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है, तब जाके हम दो फैक्टर लेते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अब देखें, यदि उस परिवार का व्यय कितना है? अरे हमारे अनुसार कितना है? हमारे अनुसार कितना है? अरे वो योग कहते हम योग करते, वो अंतर कहते हम अंतर निकालते, लेकिन उनने क्या कहा कि हमारे अनुसार वे इतना है और हम क्या कह रहे? 7x बराबर 10,500 निकालो। ठीक ठीक है, मुद्दा समझ में आ गया। अगला, अब देखो, ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है आय का। फिर आगे चले, व्यय का अनुपात 4:3 है। देखो जरा, अब आगे बात समझिए कि नहीं आ रही है? अब हमें दो फैक्टर मानना है। कितने फैक्टर? अरे क्लियर है? अब हम कहेंगे कि ये रहे ए, ये रहे बी, इनकी आय का अनुपात 9:7, 9x 7x, व्यय का अनुपात 4:3, 4x 3x, सॉरी y। अब 9x ऋण 4y बराबर 200, 7x ऋण 3y बराबर 200। पक्का? अब ना तो x इक्वल है ना ही y इक्वल है। अब देखना ये कि चाहिए क्या है? आय। क्या चाहिए? आय चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो लेफ्ट साइड को कर दो, y को, सुनाई नहीं दिया, y को इक्वल कर दें। अब ये सवाल आप करने वाले हैं। क्या आया? ठीक है, x बराबर 200 हो गया है। सवाल बदल गया क्या? सॉरी, ये देखें, अब आपने कहा है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग, तो अब आय का यहां पर रख देना, 1800 आ जाएगा। वहां क्या आ जाएगा? 1400 जोड़ दो। ठीक, फिर वही बात, अब केवल चर्चा होगी। अब केवल चर्चा होगी। क्या लिखा? ए और बी की आय का अनुपात 2:3, व्यय का अनुपात 1:2, और प्रत्येक आदमी बचत कितना कर रहा? सुनाई नहीं दिया? तो क्या हम 2x और 3x मान लें? व्यय में हम 1y और 2y मान लें? नहीं मान लें? बोलो। हम x आय में मान लें, व्यय में मान लें y, और घटाने पर आती है बचत, तो हम कहेंगे 2x ऋण y बराबर 24,000। तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा 3x ऋण 2y बराबर 24,000। करिए, कितने सवाल हैं कुल? बस 10 सवाल और, 10 सवाल और बस। आया है? कितना आया? पक्का? अरे क्लियर है? चलो देख क्या हो गया। आगे देखो, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:, ठीक है ना? मासिक व्यय, आय दिया है, व्यय दिया है, और फिर वो बचत दी है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? करके देखो। जो लोग घर में
सवाल कर रहा हूं उससे बन रहा होगा। पक्का? एबीसी की मासिक वेतन का अनुपात, अब देखो जरा, 3 लोग हैं, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये देखें 3 लोग हैं, ए बी सी। तगड़ा जवाब दिया करो यार। कितने लोग हैं? अब इनके मासिक वेतन का अनुपात, वेतन माने आय, भाई आपकी जो तनख्वाह है वही तो आपकी आय है। इनका अनुपात है 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन, अब देखना आय में क्या मानेंगे, एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सवाल बिल्कुल सड़ा हुआ था। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है, अब हम आपको बता चुके, अधिक कहें या कम, अधिक कहें या, फाइनली अंतर, फाइनली नहीं आएगा, पक्का फाइनली अंतर आएगा या नहीं आएगा? कर दीजिए, बस बन जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। एबीसी के खर्चे का अनुपात 8:5:2 है। अब देखना 3 लोग हैं, ए बी सी। पहली बात, आय का अनुपात, क्या कहा, कितना है, 5:3, 5x 3x, ठीक है। एबीसी खर्चे का अनुपात, व्यय 8:, सही है। और हम यहां पर मानते हैं वाई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सी का खर्च 2000 रुपए है, हाँ या ना? और बी 700 रुपए बचाता है। कौन? बी 700 रुपए बचाता है। पूरी कहानी क्लियर? हाँ या ना? भाई जितना सवाल में दिया था वो लिख लिया हमने। आपने कहा था कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है? हमें आवाज नहीं आ रही। ओके, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? पक्का? खर्चे का तीनों का अनुपात 8:5:2, पक्का? अब कह रहे हैं भैया सी 2000 रुपए खर्च करता है, हमारे अनुसार तो 2y खर्च करता है, हमारे अनुसार तो। अरे क्लियर है? और किताब कितना कह रही? सुनाई नहीं दिया? हम कह रहे 2y, तुम कह रहे, दोनों जन सच है बिल्कुल। यानी 2y बराबर 2000, y बराबर, अगर हम y बराबर 1000 रख दे तो अब यहां आ जाएगा 8000, 5000 और, हाँ या ना? अब देखिए, अगर ये 700 रुपए बचाता है तो बचाएगा कैसे? 3x,
ऋण 5,000 बराबर 700। नहीं आ रही बात समझ? अरे बी कितने बचा रहा है? बी की आय क्या है? जोरदार आवाज। खर्चा क्या है? आय में से व्यय घटा दो, बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 3x ऋण 5,000 बराबर 700 करो। 5700 हो गए। x बराबर 1900। x बराबर 1900। x बराबर 1900। तो अब देखो जरा, सुन लो सब लोग, x की वैल्यू रख दो 95। अब आपने कहा a की बचत 9500 में से 8,000 खर्चा कर दो, सो बचे 1500। नहीं बचे? बोलो यार, हाँ या ना? जो लोग घर में सवाल कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरल है, जो लोग घर में सवाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत कठिन है। ठीक है? ए तथा बी की आय का अनुपात, अब ही करे हैं जो सवाल नहीं करे हैं, नहीं बनेगा। और आय का अनुपात, व्यय का अनुपात, बचत, कितने लोग कहते हैं बनेगा? ओके, ये अभी परसेंटेज वाला रोक लो यार, क्योंकि परसेंटेज का अभी उसमें आएगा, मतलब जो परसेंटेज वाला अध्याय पढ़ेंगे तो आय का खर्च आएगा, इतने परसेंट आय, इसको छोड़ दो। हाँ देखो, ए तथा बी की आय का अनुपात, बी का एक नहीं बनेगा। और वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए, दोनों, यानी पहला वाला भी 800 बचाए और दूसरा वाला भी। अरे क्लियर है? पक्का? करो ये वाला सवाल, करो जल्दी। क्या है? एक या 2,000 बन गया है ना? चलो अब सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें। अब यहां बचत अलग अलग दे दी। अभी तक क्या कह रहे थे? दोनों 2,000 बचाते हैं, दोनों 200 बचाते हैं, दोनों 24,000 बचाते हैं, हाँ ना? यानी पहला जितना बचाता है उतना ही। पक्का? अब यहां ऐसा नहीं है, सुन रहे हो? अब यहां कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति की आय का अनुपात, दो व्यक्ति मान लेते हैं ए और बी। पक्का? दो व्यक्ति क्या मान लिए? सुनाई नहीं दिया? ओके। अब यहां पर हमने कहा 5 ये आय का अनुपात, आय 5:3, व्यय 9:5, एक्स एक्स, वाई वाई। अब पहला बचा रहा 1300, दूसरा बचा रहा, हाँ या ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। 5x ऋण वाई बराबर 1300 और 3x ऋण 5y बराबर 900। अब देखो चाहिए क्या है? प्रत्येक की आय निकालिए। आय में क्या आया है? x। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? x की। तो हम गुणा कैसे करें? y से। y का फैक्टर लेके गुणा करें। करिए। 2 मिनट भैया, हम चाय पी करके आ रहे हैं, फिर आगे बात कर रहे हैं।
सब लोग यहां देखें, नहीं बना ये सवाल? बन गया है। अब ये हर अध्याय के साथ देखिए, ये पहला अध्याय था, आपकी गणित का पहला अध्याय था। अब हमने जो आपको गणित सिखाई है वो सिखाई है लैंग्वेज पर आधारित। आपको लैंग्वेज पढ़ना है और उसी पर आधारित काम करना है। कई बच्चों की शिकायत रहती है, सर हम इतने जल्दी नहीं कर पाते, तो भैया करना पड़ेगा। और आप घर में 100 सवाल गुणा के, भाग के, जोड़ना के लगाइए आप। अगर आप बहाना बनाएंगे तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। आप सुन रहे हो? और दुनिया में एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति काम सिखा सकता है, तेज काम करना नहीं सिखा सकता। तेज काम करना स्वयं को सीखना होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। राम और श्याम 3 अनुपात नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यहां ए और बी ने कहकर के क्या है, सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? जहां ए और बी न कहकर के राम और श्याम है। यदि प्रत्येक की रुपए 4000 की बचत है, छोड़िए अभी हाल इसको रोक लीजिए। जब हम परसेंटेज में कहें तो सवाल आप लोग रिवाइज कर दीजिएगा। परसेंटेज देखो, रीता और गीता 6000 और 8000 दोनों 70%, 80% खर्च करती हैं। दोनों की बचत। अभी हाल देखिए क्या होता है, सड़ा सवाल है, लेकिन जब तक हमने इसके बारे में डिटेल से आपको नहीं समझाया तो ये कठिन पड़ेगा। आप प्रतिशत लिख लीजिए। ठीक, यहां आकर के आपका अनुपात वाला अध्याय समाप्त हो जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक बात और, अगला अध्याय क्या शुरू होना है? औसत। कौन सा शुरू होना है? कल हम लेसन शुरू करेंगे आपका औसत का, क्योंकि आज हमें औसत में और जो सवाल पिछली परीक्षाओं के आए होंगे वो भी हम करेंगे ऐड। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप आज टेस्ट सीरीज ले जाइए घर में 500 सवाल। और भैया एक बात, हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे लापरवाही ना समझिएगा। 3-4 लड़के साथ में बैठे, आपस में चर्चा करें कि ये प्रश्न आया है, इसका आंसर क्या है। समझ में आ रही बात? सब लोग पहले सामने देखें, हमारी बात सुने। टेस्ट सीरीज लेने का मीनिंग क्या है, ऑन क्लास लेने का मीनिंग क्या है? देखिए, टेस्ट 2 तरीके से होते हैं। एक, पता करना कि आप कितने होशियार हैं। लेकिन अभी जो हम आपकी टेस्ट सीरीज ले रहे हैं वो हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। इसलिए आपको ये काम करना, भले आप 3 दोस्त एक साथ बैठे, 4 लोग एक साथ बैठे, आप प्रश्न को पढ़ें और आप सही आंसर लगाने का प्रयास करें। आप चोरी से आंसर ना लगाएं, जैसे आपने तुक्का लगा दिया। मान के चलिए आपने तुक्का लगा दिया और मान लीजिए तुक्का बैठ भी गया। अब आपने कहा सर हमारा तुक्का तो सही बैठ गया, लेकिन क्या पेपर में अब याद रहेगा? क्या अब पेपर में याद रहेगा? याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था एसआई में भी आएगी, पटवारी में तो आएगी ही आएगी। ओके? और पीएससी परीक्षाओं में आती है। समझ में आ रही बात? एक टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब 10 से 12 दिन का राउंड चालू होना है, संविधान। क्या होना है? तो अभी 2 दिन हम हल कराएंगे टेस्ट, यानी कल आपका टेस्ट हल होगा और परसों। क्लियर है? 2 दिन आपका टेस्ट हल होगा और 2 दिन के बाद जो अगली क्लास आती है उसमें हम संविधान पढ़ाएं। अब एक बात सुन लीजिए, संविधान की जो पहली क्लास रहेगी वो किसी को गोल नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम पूरे भारत का स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे कि भारत में आखिर राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है। फिर तो 10 दिन 15 दिन तक हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है, किस धारा के अंतर्गत क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैटर अलग है। पहले ये तो पता चले कि होता क्या क्या है, ये तो हम बाद में पता करेंगे कि कैसे होता है। नहीं आ रही बात समझ में? अब हमें यही पता नहीं रहेगा कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्या प्रधानमंत्री होता है, क्या मुख्य? अगर हमें पता नहीं है तो हम अनुच्छेद पढ़कर करेंगे क्या?
समझ में आ रही बात? अगर राज्य मध्य प्रदेश, एक बार हम कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार है और एक तरफ हम कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार क्या है और मध्य प्रदेश की सरकार क्या है? अगर हमें यह पता ही नहीं चला तो आप लाख संविधान पढ़ते रहिए, आप कभी कोई पेपर फाइट नहीं कर पाएंगे। आप तो पहले दिन तो आपको क्लास गोल नहीं करना, पूरे 3 घंटे की क्लास आपकी इस बात पर रहेगी कि आखिर भारत में राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है। सुन रहे हो? और जब अंग्रेज आए थे तब तो हमारे ऐसा नहीं था, पहले तो राजा महाराजा थे, फिर अंग्रेज आए तो हमने राजा महाराजा को खत्म किया और खुद जम गए। सुन रहे हो? तो अंग्रेजों ने अपने नियम चलाए, अंग्रेजों ने भारत पर नियम को ही कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजों ने पहले तो अपना संविधान भारत में चलाया, फिर हमने क्या किया, अपना संविधान बनाया, लेकिन हमारे संविधान में ज्यादातर बातें अंग्रेजों की ही ली गई हैं। जो अंग्रेज नियम बना के गए थे, बहुत सारी बातें हमने उनकी कॉपी कर ली हैं। तो उनने जब से अंग्रेज आए, सन 1600 में आए, 100 साल तो लगभग वो शांत रहे, व्यापार करते रहे। 1700 में आते आते उपद्रव करने लगे। वो 1757 में पहला युद्ध अंग्रेजों ने किया, वो जीत गए। 1757, 1764, फिर आ जाओ 1857। सुन रहे हो? और ऐसा करते करते भारत में पूरी तरीके से जम गए। और जब भी जम गए तो अपने नियम कानून चलाने लगे। तो नियम कानून चलाने लगे तो वो कहलाया उनका संविधान। तो हमें यह पता करना है कि 1600 से लेकर 1947 तक कैसे संविधान बना। फिर जब भारत आजाद हो गया तो 1947 के बाद संविधान बनना शुरू हुआ। 40 में हो गया था हालांकि, और 50 तक आते आते भारत का स्वयं का संविधान बन गया। और अब जो लागू है वो 50 वाला लागू है। तो अब उसमें प्रावधान क्या है, और अगर उसमें कुछ बदलना हो, समय के अनुसार कुछ बदलना हो, तो कौन बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? क्या उसको संविधान को बदलना क्या मनमानी है या बिना मनमानी है? ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले हैं। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? आ रही है। तो आप कल और परसों 2 दिन आप टेस्ट की तैयारी करके आए। आज हम नया लेसन शुरू नहीं करा रहे हैं, हमें चालू कराना है औसत। कल हम 2 काम करेंगे। कल लगभग 400 क्वेश्चन आपके हल कराएंगे आपके टेस्ट के, और कल ही हम चालू कराएंगे औसत। हाँ या ना? औसत ज्यादा हो नहीं पाएगा, लेकिन कल बेसिक बस पढ़ाएंगे हम औसत का। सुन रहे हो? और एक हाथ जोड़कर निवेदन है बेटा, हाथ जोड़कर, जब टीचर हाथ जोड़े तो समझ जाओ, टेस्ट सीरीज कोई भी गोल नहीं करना। आप ये मान के चलिए 80% अध्ययन है, और अगर 20% आपका टाइम आपने टेस्ट सीरीज छोड़ दिया तो 80% बर्बाद हो गया। जैसे कोई आपने घड़ा भरा लेकिन आप छेद बंद करना भूल गए, तो आप कभी घड़ा भरा नहीं रख पाएंगे। ठीक है? आज हम आपकी क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है? हम कल करेंगे बात टेस्ट पर, और आप चाहें, आपके पास टाइम हो, आपने टेस्ट लिया हो, तो आपके साथी यहां बैठे हैं, अभी आपके पास 1.5 घंटा बाकी है। सुन रहे हो ना? अभी 7:15 बजा है, 10 बजे तक, 9:30 तक, 9:15 तक जो जितने टाइम बैठता हो, टेस्ट लेकर के आप यही अपने साथियों के साथ बैठ जाए और 500 क्वेश्चन लगा लें। क्लियर है? ओके। जब तक अनुपात का टेस्ट वो निकालो, औसत